इवनिंग एवरीवन। कल हमने किया था फीचर्स ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि एक पार्टनर के क्या अधिकार होते हैं, राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है। तो एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, 3 में से कोई भी पार्टनर बिज़नेस के मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें सारे पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अगर कोई भी एक पार्टनर नहीं आता है या उसे नहीं बुलाया जाता है और वो चाहता है कि मैं आऊँ, तो वो उसका अधिकार है कि मैनेजमेंट में वो इंटरफेयर कर सकता है, किसी तरीके के चेंजेस के लिए बात कर सकता है। Every partner has the right to be consulted about the business matters. That's also true. हर एक पार्टनर को ये अधिकार है कि बिज़नेस में क्या चल रहा है उसके मैटर्स के बारे में उसे पता रहे। Then every partner has the right to inspect the books of accounts and have a copy of it. हर पार्टनर को ये अधिकार है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे और उसकी एक कॉपी रखे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास 11th में आपने पढ़ा था। क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जर्नल एंड लेजर्स, कैश बुक, दीज ऑल आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको ध्यान ना हो तो एक बार फिर से क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स को वापस देख लें। उसके बाद है एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो। आगे की लाइन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्री किया गया है उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हर एक पार्टनर का ये अधिकार है कि वो उन प्रॉफिट या लॉसेस को डिवाइड करे। ऑब्वियसली लॉसेस भी डिवाइड होंगे। इन केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ नॉट अग्रीड, profits and losses are shared equally as provided in the Partnership Act 1932. अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 300 रुपीज़ का प्रॉफिट है और 3 पार्टनर्स हैं तो हर पार्टनर को 100 रुपीज़ एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस दिया है तो उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ऑब्वियसली हमने 11th में भी पढ़ा था कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो लोन पेएबल या फिर लोन रिसीवेबल अकाउंट बनता है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे भी अगर पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा है, if a partner advanced loan, he has right to receive interest thereon at an agreed rate of interest. अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पार्टनर का ये पूरा अधिकार है कि उसे इंटरेस्ट मिले। In case of the interest is not agreed, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act 1932, which is 6% per annum. देखिए यहाँ पे ये दे रखा है कि पार्टनरशिप डीड अगर दे रखी है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इतना परसेंट x एंड y परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा तो x एंड y परसेंट इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पे 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Then our partner has the right to take decisions in the interest of the business. हर पार्टनर का ये अधिकार है कि वो बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस ले सकता है। A partner has the right not to allow the admission of a new partner. ये पॉइंट ध्यान रखना, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। A partner has the right not to allow the admission of a new partner. एक पार्टनर के पास ये अधिकार है कि वो एक नए पार्टनर का एडमिशन रोक सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए बी 2 पार्टनर्स हैं लेकिन बी सी को लाना चाहता है और ए ने डिसएग्री कर दिया तो सी नहीं आ सकता।
अब यहाँ पे तो आप कहेंगे ए और बी दो पार्टनर्स हैं तो 50-50% इनकी चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 10 पार्टनर भी होते और 10 में से किसी एक पार्टनर ने किसी नए मेंबर की एंट्री रोक दी तो वो नया मेंबर एज अ पार्टनर नहीं आ सकता। यही तो राइट्स हैं पार्टनर्स के। देन आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। उसमें क्या है, जो भी नोटिस देगा, जो भी रिटायर होना चाहता है फर्म से, वो पहले नोटिस देगा पार्टनर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ, मेरे 3 पार्टनर्स हैं, मैंने नोटिस दिया उनको कुछ समय पहले कि मैं ये फर्म से रिटायर होना चाहता हूँ, तो मैं उनको एक नोटिस दे सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो अब हम काफ़ी देर से पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड के बारे में बोल रहे थे। देखिए आ गया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? अग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन, आइदर ओरल और रिटन, आइदर ओरल और रिटन। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि ओरल एग्रीमेंट है और हमें क्या लगता है कि ओरल एग्रीमेंट है, रिटन तो है नहीं। रिटन नहीं है तो हम पार्टनरशिप डीड को नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा है अग्रीमेंट आइदर ओरल और रिटन इन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। शॉर्ट में बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? अग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल, आइदर रिटन और ओरल इज़ द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप की एक नींव है, एक बेसिस है, एक पिलर है, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि आप पार्टनर्स हैं। It is always better to have written agreement to avoid any dispute. यहाँ पे क्या लिखा है? It is always better to have agreement, written agreement to avoid any dispute. किसी तरीके का झगड़ा या किसी तरीके की इश्यू को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डीड रिटन हो। This document, written document is known as partnership deed. ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। डिटेल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप। टर्म्स एंड कंडीशंस पार्टनरशिप की बताती है। इट इज़ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड नॉर्मली हैज़ क्लॉजेज ऑफ द फॉलोइंग। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो पार्टनर्स के द्वारा साइन किया गया है और इसमें सारे के सारे क्लॉजेस दे रखे होते हैं। पहला क्लॉज है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। दूसरा पॉइंट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। तीसरा आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि मेन प्लेस क्या है, कहाँ बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का है, नेचर ऑफ बिजनेस दैट द फर्म शैल कैरी ऑन। रिटेल सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है, आप टेक्सटाइल्स में हैं या फिर आप ग्रोसरी मार्केट में हैं, क्या है आपका बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब कमेंस या कमेंसमेंट, ये वर्ड तो आपने 11th में भी बहुत बार पढ़ा है, यानी कि शुरुआत, इसका मतलब होता है शुरुआत। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी कि डेट कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लगा रहा है, वो फिक्स्ड लगा रहा है या फ्लक्चुएटिंग लगा रहा है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग हम आगे पढ़ेंगे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अभी तक तो ये समझो कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, बस इतना ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ किया गया है या नहीं, कितना किया गया है वो भी देखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज करना है कि नहीं, अगर लिया हुआ है तो ही दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है तो ही देना है, वरना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब रेशियो जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट्स या लॉसेस को डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर बाय द फर्म।
यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से या फर्म को लोन दिया है, उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसी को इंटरेस्ट ऑन लोन बोलते हैं। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, कई बार क्या होता है, कई पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ साथ कमीशन या फिर सैलरी भी दी जाती है। आपने 11th में पढ़ा होगा रेम्यूनरेशन क्या होता है। रेम्यूनरेशन मीन्स एन अमाउंट पेड टू अ पर्सन फॉर देयर सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है, जैसे कि सैलरी या फिर कोई कमीशन या फिर किसी तरीके का एक्सटेंशन ऑफ मनी, बिकॉज दे प्रोवाइडेड यू सम सर्विसेज, नॉट गुड्स बट सम सर्विसेज। अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा टू बी चार्ज इफ़ अग्रीड टू बी पेड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल जो है अलग अलग मेथड से निकाली जाती है। गुडविल वाला चैप्टर आपका नेक्स्ट आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे गुडविल क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म का मतलब है आपने 1 साल तक ABC के साथ काम किया इक्वल पार्टनरशिप में, अब क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। अब किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो डिसीज्ड पार्टनर के चले जाने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर से चेंज हो जाएगा। वैसे देखो 1:1 है, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक पार्टनर चला गया या फिर रिटायर हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई, तो 1:1 बचा, यानी कि फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हो गया रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। उसके बाद कह रहा है किसी पार्टनर का एडमिशन, कोई पार्टनर अगर आता है, नया पार्टनर आता है, उसे आप एग्री होकर, सारे पार्टनर्स एग्री होकर, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तो कोई नया पार्टनर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई नया पार्टनर आता है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। इसलिए आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो इसके लिए ही कहते हैं उसको भी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, और उसके लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं आएगी। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, देखिए एसेट्स का जो वैल्यूएशन है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एसेट्स पर कई बार डेप्रिसिएशन भी लगता है और कई बार एप्रिसिएशन भी होता है, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप उसको डिवाइड करते हैं, एसेट्स की वैल्यू क्या थी उस समय वो देखा जाएगा और उसको किस तरीके से राइट ऑफ किया जाएगा और जो अमाउंट मिलेगा उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स शैल बी पेड इन केस ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखिए अगर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब यहाँ पे है अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई या फर्म ही बंद हो गई, तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। अकाउंटिंग पीरियड, ये तो आपने 11th में पढ़ा है। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है और एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो इसमें जो भी फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है उसको दिया जाएगा। नॉर्मली जो होता है 31 मार्च को क्लोज़ होता है। द डेट ऑन विच अकाउंट्स shall be closed every year. Normally accounts are closed on 31st March every year because every entity must submit the return of income for its income for the period or year ended 31st March every year. कि आपको पता है कि 31st March of every year you have to pay the income tax, so इससे ही एक डेट लिया जाता है जनरली। बट अगर कैलेंडर ईयर दिया हुआ है तो उस अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशंस होंगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर डिफाइंड। ड्यूटीज़ और पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स भी इसमें लिखे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलेगी और कब ख़त्म होगी, ये सब भी इसमें दिया हुआ होता है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट ऑपरेशन का मतलब है हाउ शैल द बैंक अकाउंट बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी बाय एनी ऑफ द पार्टनर्स और जॉइंटली, यानी कि किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा या सारे पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या फर्म कंटिन्यू रहेगी या फिर बंद हो जाएगी,
वो भी डिपेंड करता है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इज इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स हाउ दे शैल बी सेटल्ड। अगर किसी तरीके की डिस्प्यूट्स हैं पार्टनर्स के बीच तो उसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये भी देखा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। Partnership deed is an important legal document which defines relationship among the partners. It is important to have written partnership deed so that disputes do not arise. Partnership deed जो है बहुत ही important document है पार्टनरशिप के लिए, और ये ज़रूरी है कि आपके पास एक written document होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई disputes हों तो उन्हें संभाला जा सके. In case they will arise, they can be resolved on the basis of partnership deed. अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट आता है तो पार्टनरशिप डीड होगी तो उसी के बेसिस पे उसे सॉल्व किया जा सकता है. इट इज़ यूज़फुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर. हर पार्टनर के राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ को गवर्न करती है. डिस्प्यूट्स अराइजिंग इफ़ एनी अमंग द पार्टनर्स सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ़ इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट. अगर कोई रिटन डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप डीड का, वैसे ओरल भी चलता है बट रिटन डॉक्यूमेंट इज़ मस्ट, क्योंकि वो सही है और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिज़िकल रूप में है, फिज़िकल फॉर्म में है, तो आप उसमें से पढ़ के उसको दिखाकर पार्टनर को, भाई देखो ये लिखा हुआ है, हम ऐसा ही करेंगे. इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज़ नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड, सॉरी एग्जिट कह दिया, एग्जिस्ट है वो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे क्लॉजेस को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज़ नॉट अलाउ सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी विल नॉट बी पेड टू पार्टनर्स बिकॉज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज़ नॉट अलाउ सैलरी टू पार्टनर्स. अगर सैलरी के बारे में नहीं लिखा है तो हम सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सैलरी या फिर कमीशन देना लिखा ही नहीं है, अलाउ नहीं किए जाते. Another example is if any partner has given loan to the partner and partnership deed is silent on interest. ये अच्छा पॉइंट है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को और पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है तो कितना परसेंट देंगे? 6% पर एनम. कितना देंगे? 6% पर एनम. लेकिन पार्टनर कहता है कि मेरे को 12% चाहिए, तो उसे पार्टनरशिप डीड दिखा देंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको 6% पर एनम ही मिलेगा. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब देखिए, प्रोविजंस जो होते हैं पार्टनरशिप डीड ना होने के बाद वो कैसे अफेक्ट किए जाते हैं. सबसे पहला पॉइंट है मैटर्स जो दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर. देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा 6% पर एनम पे. अच्छा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. अगर लॉस भी होता है कंपनी को तो भी देना है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर नहीं दे रखा है तो इक्वली डिवाइड होंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज होगा. रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स नहीं पे किया जाएगा. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो सारे पार्टनर्स अगर एग्री हैं तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. अब कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में आप देखिए. इफ़ ऑल द पार्टनर्स अग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप. अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो हम किसी माइनर को पार्टनरशिप एक्ट में ला सकते हैं, पार्टनरशिप में ला सकते हैं. ये कौन सा है? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सेक्शन 31 क्या कहता है? अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. सेक्शन 31 क्या कहता है कि अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है, कोई और इंसान आ रहा है एज अ पार्टनर हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में, तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर्स अभी ऑलरेडी हैं, एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी जो हैं, वो उनका अगर कंसेंट यानी कि उनकी अगर
उस पर विचारधारा है कि हाँ सबको लाओ, सबके द्वारा सब हाँ कर रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और अगर आएगा तो एक रिटन डॉक्यूमेंट और बनेगा। ये कौन सा है? सेक्शन नंबर 31। उसके बाद सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है? अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। यानी कि सारे के सारे पार्टनर्स को उसको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद सारे पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं कि हाँ हमारे ये एग्जिस्टिंग पार्टनर कंपनी को छोड़ सकता है, रिटायर हो सकता है, तो वो छोड़ेगा। सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 69 क्या कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का? कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ नॉट कंपल्सरी, इट्स ओनली डिपेंडिंग ऑन अस, इट्स ऑप्शनल। अब सेक्शन 35 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, लेकिन सारे पार्टनर्स अगर मानते हैं कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद एक फर्म को बंद हो जाना चाहिए, तो वो बंद हो जाएगी। अब देखिए एक और लाइन, और वो लाइन क्या कह रही है? द पार्टनर्स में चेंज द पार्टनरशिप डीड टू इंक्लूड और चेंज एनी ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड एंड एज व्हेन कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द फर्म। पार्टनरशिप डीड को चेंज भी किया जा सकता है जब फर्म के बेनिफिट के लिए कोई बात हो। कल हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स और कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे जो थ्योरेटिकल पार्ट है, और उसके बाद और हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट्स पे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं। गुड बाय।